अंग्रेजों की एक चर्चित नीति थी जिससे आप भली भांति परिचित है, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। इससे उन्होंने दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की, खूब बढ़ाया भारत में अपना साम्राज्य। लेकिन अंग्रेजों में एक प्रवृत्ति और थी, जहां हुकूमत चलाने में उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती, वो वहां से खिसक लेते थे चुपचाप। पूरी तरह नहीं तो उस इलाके में अपने प्रेजेंस को इतना सीमित तो करते ही कि उनके व्यापार और फौज को ज्यादा नुकसान न हो। इसका एक उदाहरण मिलता है साल 1905 में हिंदुस्तान में, तब जब ब्रिटानिया हुकूमत ने बंगाल में विभाजन का आदेश सुना दिया। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बाहुल पूर्वी हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बनाया, दूसरी ओर हिंदू बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के साथ मिलाकर पश्चिम बंगाल नाम दे दिया। दरअसल उस समय अंग्रेजी सरकार और उसकी नीतियों का विरोध करने में बंगाल के लोग सबसे आगे थे। बंगाल उस वक्त राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति का केंद्र कहा जाता था। राजनीतिक चेतना ऐसी कि ब्रिटिश सरकार की नींद हराम हो रखी थी। कई बांग्ला क्रांतिकारियों ने भी ब्रिटिश सरकार की नींद इसी तरह हराम कर रखी थी। वो मिलिटेंट मूवमेंट चला रहे थे। इसी चेतना को दबाने के लिए हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंगाल को बांटने की कोशिश हुई, बांटा भी गया बाद में। लेकिन इस फैसले ने ब्रिटानिया हुकूमत के लिए कम मुश्किलें पैदा नहीं की। इसका विरोध पूरे देश में होने लगा। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, वहां टाउन हॉल बुलाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। इसी सभा में ब्रिटिश सामान के बहिष्कार का प्रस्ताव पास हो गया और स्वदेशी आंदोलन की नींव पड़ी। पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर हंगामा कटा। कलकत्ता में तो यह हंगामा चरम पे था। आम आदमी से लेकर नेताओं तक ने सरकारी सेवाओं, स्कूलों, न्यायालयों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। ये राजनीति के साथ साथ आर्थिक आंदोलन भी था। साथ ही इसने राष्ट्रवाद की ऐसी चिंगारी फूंकी कि बंगाल में अंग्रेजों की समस्याएं बहुत बढ़ गईं, इतनी कि उन्हें अपना काम धंधा कलकत्ता से समेटने का मन बनाना पड़ा। बंगाल विभाजन के तीखे विरोध से निपटने के लिए ब्रिटानी हुकूमत में दो बातों पर सहमति बनी। पहली कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाए और दूसरी ये कि बंगाल में आज़ादी की चिंगारी आग में तब्दील होती लगती है, इसलिए राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाए। साल 1911 में हुए दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने ये दोनों ऐलान कर भी दिए। दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बना तो दिया गया, मगर उस समय कई ब्रिटिश अफसरों को भी लगता था कि दिल्ली राजधानी बनाने लायक अभी नहीं है। दरअसल 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में खूब खून खराबा हुआ था। दिल्ली उजड़ सी गई थी और ऐसा उसके साथ कई बार हुआ था हिस्ट्री में। अंग्रेजों ने भी दिल्ली पर तब तक ज्यादा निवेश किया नहीं था क्योंकि उनकी राजधानी कलकत्ता थी। दूसरा, दिल्ली से सटे हुए मेरठ में अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी छावनी काफी पहले से थी। अब सवाल उठता है कि दिल्ली की जब ऐसी स्थिति थी तो बॉम्बे और मद्रास जैसे बड़े शहरों पर इसे तरजीह क्यों दी गई। आज किस्सा ये भी सुनाएंगे कि संसद बनाने में कैसे दुनिया के दो बड़े शिल्पकारों की जिगरी दोस्ती टूटी। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों का हमारा प्रोग्राम तारीख। पहले बात करते हैं कि दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए तरजीह क्यों दी गई। इसकी एक वजह तो ये बताई जाती है कि दिल्ली मुगल काल में एक बहुत लंबे समय तक भारत की राजधानी रह चुकी थी। साथ ही ये तब के भारत के बीचों बीच में पड़ती थी और प्रशासनिक कामकाज में आसानी रहती। आप याद कीजिए, पंजाब के पार भी तब हिंदुस्तान था, अफगान बॉर्डर तक। पर जैसा कि हमने पहले बताया कि दिल्ली बिल्कुल भी राजधानी के तौर पर तैयार नहीं थी। उस तरह का रियल एस्टेट यहाँ पे नहीं था। ऐसे में दुनिया के दो मशहूर आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर को दिल्ली को राजधानी की शक्ल देने का जिम्मा दिया गया। नई दिल्ली बनानी थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वो लंदन में काफी समय तक साथ साथ काम भी कर चुके थे। लुटियंस ने इंग्लैंड में बड़े स्तर पर प्राइवेट और सरकारी घरों के डिजाइन तैयार किए थे। वहीं बेकर ने साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बेल्जियम और इंग्लैंड में इमारतों पर काम किया था, बड़े प्रोजेक्ट्स पे। दिल्ली में इन दोनों के लिए सबसे प्रमुख था वाइसरॉय हाउस, जो कि अब राष्ट्रपति भवन है, और सचिवालय की दो बिल्डिंग्स जो अब नॉर्थ और साउथ ब्लॉक हैं। फरवरी 1913 में ब्रिटिश सरकार का इन दोनों आर्किटेक्ट्स के साथ एक समझौता हुआ। इसमें कहा गया कि वाइसरॉय हाउस एडविन लुटियंस बनाएंगे और सचिवालय के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को बनाने की जिम्मेदारी हर्बर्ट बेकर को मिलेगी। इन्हें इसकी कितनी फीस दी जाएगी ये भी इस समझौते में लिखा गया था। कहा गया कि इन बिल्डिंग्स को बनाने में जो कुल पैसा खर्च होगा उसका 5% इनकी फीस होगी। आपको बता दें कि अब तक की कहानी में संसद भवन के बनने का कोई जिक्र नहीं था। इसकी वजह यह कि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग को संसद भवन बनवाना था ही नहीं। तब विधान परिषद हुआ करती थी, जिसे लेकर हार्डिंग का कहना था कि विधान परिषद में महज एक सदन है और 60 सीट्स हैं। ऐसे में उनके घर यानी वाइसरॉय हाउस में ही विधान परिषद के सदस्यों की मीटिंग
हो सकती है, एक चाहे हॉल बनवा दें वहां पे। जबकि आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की परपोती जेन रिडले ने अपनी किताब में इस बारे में लिखा भी। उन्होंने लिखा कि जब लुटियंस और ब्रिटेन की सरकार में भारतीय सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने लॉर्ड हार्डिंग से विधान परिषद के लिए एक अलग भवन का आग्रह किया तो हार्डिंग ने कहा, विधान परिषद की बैठक हर हाल में मेरे ही घर में होनी चाहिए। फिर संसद भवन क्यों बना? वॉइसरॉय हाउस और सचिवालय का निर्माण शुरू हो गया था। फिर साल 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हो गया। इसमें विधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के साथ साथ केंद्रीय विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने की भी बात आई। यानी अब एक नहीं 2 हाउस हो गए। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि इसका उद्देश्य देश के प्रांतों में भी सरकार बनवाना है, जिससे सरकार तक ज्यादा लोगों की आवाज पहुंच सके। दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या 200 से भी ज्यादा थी। संख्या इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश सरकार को नई काउंसिल हाउस की बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार होना पड़ा। आपको यहाँ पर बता दें कि यही काउंसिल हाउस आजादी के बाद भारत का संसद भवन कहलाया। आगे हम इसे संसद भवन के नाम से ही पुकारेंगे। जब संसद भवन बनाने की बात पर मोहर लग गई, तब इसका डिजाइन तैयार करने के लिए पहला मौका हर्बर्ट बेकर को दिया गया। उनसे 3 चेंबर वाला भवन डिजाइन करने को कहा गया। पहला चेंबर केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के लिए, जो अब लोकसभा है। दूसरा विधान परिषद के सदस्यों के लिए, जो अब राज्यसभा है। और तीसरा चेंबर काउंसिल ऑफ प्रिंसेस यानी रियासतों के राजकुमारों के लिए। हर्बर्ट बेकर संसद भवन का डिजाइन बनाकर ब्रिटिश सरकार के पास लेकर पहुंचे। यह डिजाइन एक त्रिभुज के आकार का था, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर थीं। बेकर का सीधा प्लान था कि तीनों कोनों पर 3 चेंबर बनाए जाएंगे। इसके बीच में एक हॉल होगा, जिसके ऊपर होगा गुंबद। यह हॉल 3 चेंबर से जुड़ा होगा। ब्रिटिश सरकार जब इस डिजाइन पर विचार विमर्श कर रही थी, तभी बेकर और लुटियंस की दोस्ती में खटपट हो गई। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, राष्ट्रपति भवन यानी वॉइसरॉय हाउस का निर्माण लुटियंस कर रहे थे और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का निर्माण कर रहे थे बेकर। इन दोनों का झगड़ा समझने के लिए आपको दिल्ली के कर्तव्य पथ, जो राजपथ कहलाया, कभी कभी किंग्सवे था, उसके आसपास का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। आज कर्तव्य पथ पर जो विजय चौक है, वहां से सीधे एक सड़क राष्ट्रपति भवन तक जाती है। इसी सड़क पर पहले एक और नॉर्थ ब्लॉक है और दूसरी ओर साउथ ब्लॉक। लुटियंस और बेकर दोनों की कहासुनी इस बात पर हुई कि लुटियंस चाहते थे कि विजय चौक से उनका बनाया वॉइसरॉय हाउस पूरी तरह दिखे, यानी इंडिया गेट पर खड़े हैं तो आपको राष्ट्रपति भवन पूरा दिखना चाहिए। जबकि बेकर ने विजय चौक से वॉइसरॉय हाउस जाने वाली सड़क पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक से पहले ढलान दे दी, यानी ये दोनों ब्लॉक ऊंचाई पर बना दिए। इनके ऊंचाई पर होने से वॉइसरॉय हाउस पूरी तरह दिखता नहीं। विजय चौक से केवल वॉइसरॉय हाउस या अब जो राष्ट्रपति भवन है उसका आप गुंबद ही देख पाते हैं। इसी बात से लुटियंस बेकर से बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्हें लगा कि बेकर ने जानबूझकर उनकी बनाई इमारत के साथ ऐसा किया है। लुटियंस ने इस बारे में अपनी पत्नी को एक खत भी लिखा। वो लिखते हैं, मुझे बेकर से बहुत दिक्कत हो रही है। उसने सचिवालय की इमारतों को ऐसे बनवाया है कि तुम कभी भी ग्रेट प्लेस यानी विजय चौक से पूरा वॉइसरॉय हाउस नहीं देख सकोगी, केवल उसका गुंबद ही वहां से दिखेगा। लुटियंस ने 4 जुलाई 1922 को एक और लेटर लिखा। इसे पढ़कर लगता है कि वो सचिवालय की इमारतों के निर्माण से कितना आहत थे। उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि इस समय भारत में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इस वजह से अब निर्माण में हुई किसी गलती को सुधारने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किए जा सकते, लेकिन इस वजह से गलत निर्माण को लेकर मेरे विचार भी नहीं बदल जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ियां इस निर्माण में की गई गलती को महसूस करेंगी और इसे बनाने वाले को कोसेंगी। एडविन लुटियंस ने इस लेटर में आगे साफ लिखा था कि दिल्ली में हर्बर्ट बेकर ने उनके साथ विश्वासघात किया। लुटियंस के आरोपों का जवाब बेकर ने भी दिया। उनका कहना था कि उन्होंने दिल्ली में सचिवालय की इमारत को वैसे ही बनवाया जैसे ब्रिटिश सरकार ने ब्रीफ दी थी। बहरहाल दोनों दोस्तों की यह तकरार इतनी बढ़ गई कि जब हर्बर्ट बेकर के त्रिभुजाकार संसद भवन के डिजाइन के बारे में लुटियंस को पता लगा तो उन्होंने उस डिजाइन का तीखा विरोध किया। कहा कि संसद भवन को त्रिभुजाकार बनाने की जरूरत क्या है। लुटियंस ब्रिटानिया सरकार के पास संसद भवन के लिए अपना डिजाइन लेकर पहुंचे। बताते हैं कि बेकर का डिजाइन ज्यादा भव्य और लागत वाला था, इसलिए सरकार ने उनका डिजाइन पास नहीं किया। पास हुआ लुटियंस का डिजाइन जो वृत्ताकार था, गोल था। लुटियंस के डिजाइन पर ही फिर संसद भवन बनकर तैयार हुआ, जिसे हम आज भी देखते हैं। 18 जनवरी 1927 को तब के वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। संसद भवन को लेकर कहा यह भी जाता है कि हर्बर्ट बेकर का डिजाइन इसलिए फेल किया गया था क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि दिल्ली में सबसे बढ़िया इमारत वॉइसरॉय हाउस ही दिखे, जो अंग्रेजों की शान और शौकत का प्रतीक बने, और काउंसिल हाउस यानी आपका संसद भवन
अब जो पुराना संसद भवन हो गया वो दूसरे दर्जे की इमारत रहे, लेकिन इसके बनने के सिर्फ 20 साल बाद ही पासा ऐसा पलट गया कि जिस इमारत को उन्होंने कमतर दिखाना चाहा वो भारत की राजनीति का केंद्र बनी और देश का भविष्य वहां से लिखा गया। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और करण ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।